गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में जेपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में जिसका एग्जाम लिया गया था उसका पेपर 5 को कवर करेंगे। पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं हमारे पहले की वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज हमारा उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू हमारा मेन मोटो रहता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न को देखना, कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है उसको समझना है, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के अगल बगल से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता था या बन सकता है इसको भी समझना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यह है कि प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पेपर 5। पेपर 5 जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। ठीक है, ये हो गया भाई कि किस सब्जेक्ट के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्लोबलाइजेशन भी रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रहेगा। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि आप केवल इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई कर लो और सारा का सारा क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। नहीं, ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी को सभी कवर करके चलना है, केवल एक पॉइंट पर चिपके हुए नहीं रहिए जब भी आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। टोटल कितना है फुल मार्क्स? ये है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है और आपको समय दिया जा रहा है 3 घंटा। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, बाद में आपको पछतावा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तुरंत में क्विक देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। जितने भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल इसमें 5 सेक्शंस कंसिस्ट किए जाते हैं। इच सेक्शंस कैरिंग 40 मार्क्स। हर एक सेक्शन 40 मार्क्स का कैरी किया रहता है। प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड 40 अंकों का है। खंड 1 अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, खंड 1 अनिवार्य है, मतलब इसका मतलब जो फर्स्ट जो आपका खंड है वो आपके लिए मैंडेटरी है। सेक्शन 1 इज कंपलसरी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेक्शन 1 इज कंपलसरी एंड कंटेन्स 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें रहते हैं, और हर प्रश्न का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का हो गया ये 40 मार्क्स। ठीक है, और खंड 2 से लेकर के खंड 5 में प्रत्येक खंड में 2-2 वैकल्पिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, जो खंड 2 से लेकर के खंड 5 तक में आपको हर खंड में 2-2 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसमें से आपको एक उत्तर देना अनिवार्य है, एक उत्तर आपको देना ही है। इसका मतलब कि हम लोग क्या देखें कि टोटल हमारे पास में 5 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फर्स्ट जो है ये आपके लिए कंपलसरी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो यहां से लेकर के यहां तक जो है 2 से लेकर 5 तक जो है, इसमें हर खंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर खंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस 2 क्वेश्चंस में से आपको एक करना जरूरी है यार, मतलब आप दोनों का दोनों नहीं कीजिए। अगर आप कर भी लेते तो आपको उसका मार्किंग नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि भाई यहां पर मेरे को दोनों खंड, ये इस खंड में मेरे को दोनों क्वेश्चन आ रहा है, हम इसको कर लेते, मार्किंग तो मिल नहीं। यहां पर 2 क्वेश्चन में से एक करना, एक को ही कीजिए। वो भी जिस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले में अपना थोड़ा सा होमवर्क तुरंत में रेडी कर लीजिए कि आपके पास में कितना पॉइंट आपके दिमाग में मौजूद है, ताकि आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है, तुरंत में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता चला 5 लाइन लिखने के बाद में यार अब तो कुछ अपने को पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, आगे क्या लिखेंगे, वैसा गलती नहीं कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन को आप लिखना शुरू करो, आप अपने दिमाग में पॉइंट को फिट करके रख लो, भाई ये सभी पॉइंट को हमको सीक्वेंस वाइज में चलना है। जब भी आप आंसर्स को लिखो पॉइंट वाइज बना करके लिखो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए, जैसा हमने देखा था कि सेक्शन ए आपके पास में 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स का है, मतलब टोटल 40 मार्क्स का यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई से रिलेटेड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कैन रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स बाय। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि क्वेश्चंस को हिंदी में भी बताया कीजिए, तो भाई ठीक है, अपने क्वेश्चन को हिंदी में भी देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित करता है। देखिए, रिजर्व बैंक का ये बहुत बड़ा काम, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, जो रिजर्व बैंक अपनाता है, उसके तहत ये होता है कि भाई कि हमारे देश में कितना पैसा रहना है, हमारे देश में, इसका देश का मतलब कि मार्केट में, हमारे देश का जो मार्केट है वहां पे कितना पैसा रहना है। कभी अगर पैसा ज्यादा हो जाता है तो वहां से पैसा खींचना हो, कभी अगर पैसा कम है तो वहां पर थोड़ा सा फ्लो देना है पैसा का, भाई पैसा रहे मार्केट में सफिशिएंट। ठीक है,
क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं। आरबीआई कैन रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई रेस्ट्रिक्ट, रोक सकता है, नियंत्रित कर सकता है कमर्शियल बैंक के पास में। जो अभी देखिए बैंकों का मेन उद्देश्य क्या होता है भाई, डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो अगर क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हो रहा है कि भाई कि जब बैंक लोग लोन दे रहे हैं तो उसके पास में क्रेडिट क्रिएशन हो जा रहा है। लोन देने का मतलब तो क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रेडिट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी को यहां पे आरबीआई किस तरीके से बैंकों को एक नियंत्रण लगाता है, रोक लगाता है, ताकि वो जरूरत से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट ना करें। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझे बिना आंसर को अटेम्प्ट नहीं कीजिए, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपाय द्वारा नियंत्रित कर सकता है। कौन कौन सा ऐसा उपाय है जिसके द्वारा यह नियंत्रित कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसमें एक होल्ड लगा सकता है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। बैंक दर बढ़ाकर, ठीक है, बैंक दर बढ़ाकर, जो बैंक का जो रेट रहता है अगर उसको बढ़ा देता है तो क्या उससे हो सकता है। दूसरा है बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। तीसरा क्या है, नगद कोष आवश्यकता को घटाकर। चौथा क्या है, अधिक बिलों का पुनर्बट्टा कर। अभी हमारे पास में ऑप्शंस, अब इसमें क्या क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। या तो 1 2 होगा, या तो 2 3 होगा, या तो 3 4 होगा, या तो 1 4 होगा, ठीक है। मतलब कि अपने पास एक ऑप्शन ये पता चल रहा है कि मेरा जो राइट आंसर है वो 2 ही है, 3 और 4 नहीं है, 2 ही। अब इन चारों में से कौन 2 मेरा राइट आंसर, उसको एक बार ध्यान से समझते हैं। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इंक्रीजिंग बैंक रेट को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या उससे वो क्रेडिट क्रिएशन को रोक सकता है। मतलब कि देखिए, क्रेडिट क्रिएशन को रोकने का मतलब, अगर मान लीजिए कि किसी बैंक के पास में 100 करोड़ है, ठीक है, मान लीजिए एसबीआई के पास में 100 करोड़ रुपया है। अभी एसबीआई के पास में जब 100 करोड़ है तो एसबीआई मैक्सिमम लोन कितना तक दे सकता है, ये 100 करोड़ तक ही दे सकता है भाई। अगर 100 करोड़ इसके पास में है तो 100 करोड़ तक कहीं ये लोन दे सकता है, क्योंकि अगर 100 करोड़ है तो 110 करोड़ का तो लोन दे नहीं सकता ये। इसका मतलब कि अगर बैंक ज्यादा लोन नहीं दे का मतलब क्या है कि ये 100 करोड़ को अपने को या इससे कम करना या इतना तक में रखना है, क्योंकि जहां ये 100 से 110 करोड़ हो जाएगा मतलब ये लोन और ज्यादा दे सकता है। इसका मतलब कि अगर हम बैंकों के पास से पैसा को कम कर दें तो बैंकों के पास में विकल्प रहेगा कि भाई वो ज्यादा लोन नहीं दे सकता है, यही ऑप्शन रहेगा बैंक के पास में। तो इसका मतलब कि बैंकों के पास से अपने को पैसा घटाना है, ठीक है। अभी इंक्रीजिंग बैंक रेट, अभी बैंक रेट को अगर हम सपोज कीजिए बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। देखिए, एक पोर्शन हो गया, मान लीजिए ये बैंक हो गया, यहां आरबीआई हो गया, यहां कस्टमर हो गया। बैंक जब कस्टमर को लोन दे रहा है तो ये एक अलग ही रेट आता है, आरबीआई जब बैंक को लोन देता है तो ये एक अलग ही रेट आता है। तो यहां पर ये जो बैंक रेट होता है ये यही होता है जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है। तो अगर सपोज कीजिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग बैंक रेट। अभी मान लीजिए कि आरबीआई बैंक को देता है लोन, वो देता है 5% पे, ठीक है। अभी मान लीजिए आरबीआई बैंक को अब लोन देना शुरू कर दिया है और वो उसे 6% लेना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि जहां पर पहले बैंकों को हर 100 रुपया जब वो आरबीआई से लेता था तो उसको 5 रुपया ब्याज देना पड़ता था, तो 105 रुपए इसको वापस करना पड़ता था भाई टोटल का। अभी क्या है, आरबीआई जब इसको बैंकों को 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है, तो अभी जब 100 रुपया वो लेगा बैंक आरबीआई से लोन, तो उसके जगह में उसको 106 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब जहां पहले 105 वापस करना पड़ता था, अभी 106 वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब कि बैंकों के पास अब पैसा कम बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है तो बैंकों को ज्यादा वापस करना पड़ रहा है आरबीआई को। आप समझो इस पॉइंट को कि इंक्रीजिंग बैंक रेट का मतलब यही हुआ। इंक्रीजिंग बैंक रेट मतलब पहले मान लीजिए 5% पे था, इंक्रीज करके 6% कर दिया गया है। तो जहां पहले 100 रुपया में 5 रुपया आरबीआई को वापस करना पड़ता था, अभी 100 रुपया में इसको 106 रुपया आरबीआई को वापस करना पड़ रहा है। मतलब कि बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। तो अगर कम बचेगा तो जाहिर सी बात है आरबीआई उस पर होल्ड लगा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि अगर बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो वो लोन कम देंगे। तो यहां पर यही हो रहा है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, पहले 105 रुपए दे रहे थे, 106 रुपए दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन मेरा राइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंक्रीजिंग बैंक रेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक। देखिए अभी क्या है ना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है आरबीआई का, उसके तहत आरबीआई क्या करता है, कभी कभी वो देखता है ना कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं। तो इसको, ये सभी चीज को कंट्रोल करने के लिए उसको एक सही अमाउंट में पैसा को मार्केट में रखना पड़ता है।
मार्केट में पैसा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मार्केट में पैसा कम भी नहीं होना चाहिए। कम होने से भी दिक्कत है, ज्यादा होने से भी दिक्कत है। तो उसको एक कंट्रोल बना के रखना पड़ता है कि जब कभी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा अब जरूरत से ज्यादा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन आ जाता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आने का डर रहता है, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं। तो आरबीआई उस पैसे को फिर अपने पास खींचता है। तो खींचने का ये एक जरिया हमने देखा कि भाई अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दो, अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बैंक अगर आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है अब, तो बैंक कस्टमर से भी ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगा, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर के पास अब पैसा कम बचेगा। ठीक है। दूसरा है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक। अभी मान लीजिए कि आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अभी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को बेच दिया, तो बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया तो बैंक इन रिटर्न आरबीआई को क्या देगा? बैंक इन रिटर्न आरबीआई को पैसा देगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक के पास में जो पैसा है, जो भी रुपया है बैंक के पास में, जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर रहा है तो ये रुपया आरबीआई को दे रहा है, तो बैंकों के पास से फिर ये आउटफ्लो हो जा रहा है, वो एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहा है, लेकिन आरबीआई को वो पैसा दे रहा है, तो बैंक के पास से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक के पास फिर पैसा कम बचेगा, वो कस्टमर को कम लोन देगा। तो जाहिर सी बात है यार, मेरा जो सेकंड ऑप्शन है ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो 1 और 2 ज्यादा चांसेस है कि मेरा आंसर होगा। थर्ड को देखते हैं, रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखिए कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये इसको समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, देखिए कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में एक बार जस्ट हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। देखिए होता क्या है ना कि अभी अगर आप इसको बोलो कि भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बेसल नॉर्म्स होते हैं जो हर कंट्री के जैसे रिजर्व बैंक हमारे पास में ना, उस तरह से वो बैंकों को दर्शाए जाते हैं कि भाई आप इस दिशा निर्देश पे आपको काम करना है। तो वो फिर आरबीआई को, जैसे वो लोग बताते हैं, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको बताते हैं। सेंट्रल बैंक इन रिटर्न फिर जो उनके अंडर में जो उस कंट्री के बैंक होते हैं उनको वो गाइडेंस देते हैं। तो अभी देखिए ये कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई क्या बनाया है कि भाई बैंक के पास में मान लीजिए 100 रुपया है टोटल, ठीक है, सॉरी बैंक के पास में अभी टोटल 100 रुपया है, तो कैश रिजर्व रेशियो का हिसाब से क्या होता है कि बैंकों को अपना, पहले ये 4% था, ठीक है, अभी मान लीजिए ये 3.5% या 3.75 जो जितना भी है वो परसेंटेज आरबीआई के पास में रिजर्व करके रखना पड़ता है। टोटल बैंक के पास में जितना भी कैश है, मान लीजिए ये होता है ना कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया है, उसका 4% या 3.5% या 4.25% जो क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो वो आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। मतलब कि वो पैसा पर वो बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते हैं। ये क्यों रखा जाता है कि इन फ्यूचर मान लीजिए कि बैंक कभी दिवालिया हो गया, बैंक को घाटा हो गया, बैंकरप्ट हो गया, बैंक ही बैंकरप्ट हो गया, तो जो कस्टमर्स का पैसा है कुछ हद तक उस पैसे को वापस लौटाया जा सके। नहीं तो पता चला कि सारा का सारा बैंक कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं लगा दिया, और वो पूरा का पैसा डूब गया, बैंक डूब गया, कस्टमर का सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ये सभी चीजों को रोकने के लिए ये कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी इसी से रिलेटेड होता है कि भाई आप कुछ एक हिस्सा अपना इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि उसको सेफ माना जाता है कि वहां पर अगर आप लगा रहे हैं पैसा तो आपको रिटर्न भले ही कम मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड जब आप कभी करते हो ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि देखिए बहुत तरह के फंड्स होते हैं। सबसे पहला तो एक डेट फंड होता है, एक इक्विटी फंड होता है। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इक्विटी फंड्स में जाते हैं, उसमें भी देखते हैं कि कौन सा सेफ है और कौन सा नहीं है, कौन सा थोड़ा सा ज्यादा सेफ नहीं है। अभी जाहिर सी बात है जो सेफ है वो आपको रिटर्न कम देता है, और जो सेफ नहीं है वहां पर आपको रिटर्न ज्यादा है, मतलब वहां रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, आरबीआई क्या बोलती है कि आप अपना कुछ हिस्सा को एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में इसको इन्वेस्ट किया कीजिए। और ये एक दूसरा पॉइंट है जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो यही होता है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, अभी मान लीजिए कि ये रिड्यूस का हम लोग मतलब देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपया है टोटल बैंक के पास में, अभी आरबीआई ने अपना लगाया कैश रिजर्व रेशियो 4%, मतलब हर 100 रुपया में से 4 रुपया ये बैंकों को आरबीआई के पास में जमा रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन बोल रहा रिड्यूस, घटाना, तो अभी मान लीजिए ये 100 रुपये का अभी इसको घटा के 3% कर दिया गया है, तो अभी आरबीआई के पास में ये 3 रुपया चला जाएगा। तो पहले आरबीआई के पास में जब 4 रुपया जा रहा था तो बैंकों के पास कितना बच रहा था, 96 रुपया। अभी आरबीआई के पास जब 3 रुपया जा रहा तो बैंकों के पास कितना बच रहा है, 97 रुपया। इसका मतलब कि बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा है मतलब ज्यादा लोन जाएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको क्रेडिट क्रिएशन को रोकने के लिए बोल रहा है। तो जब ज्यादा पैसा तो ज्यादा लोन जाएगा, तो रुक तो रहा है नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर जो है वो थर्ड तो नहीं हो सकता है।
बहुत ध्यान से पॉइंट को समझिए। अगर किसी भी पॉइंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो जहां जहां भी 3 है तुरंत में उस क्वेश्चन आंसर को एलिमिनेट कर दीजिए। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो हो ना हो मेरा आंसर या तो ए है या तो डी है। अभी ए और डी में कॉमन क्या है, 1 और 2 और 1 और 4, तो मतलब 1 मेरा कॉमन है। तो एनी हाउ 1 मेरा आंसर है, ये हम देख रहे हैं कि 1 मेरा आंसर है। और जहां तक अभी अपने को लग रहा है कि 2 भी मेरा आंसर है। एक बार 4 को देखते हैं, रीडिस्काउंटिंग मोर बिल्स। रीडिस्काउंटिंग मोर बिल्स मतलब अगर बिल्स को ज्यादा डिस्काउंट किया जा रहा है तो क्या उसमें बैंकों से पैसा खींचा जा रहा है? नहीं, वहां पर बैंकों से पैसा खींचा नहीं जा रहा है। रीडिस्काउंटिंग मोर बिल्स का मतलब कि बैंकों को पैसा मिलता है। वहां पर जब भी बैंक बिल डिस्काउंट कर रहा है तो बैंकों को पैसा मिलता है, उससे पैसा लिया नहीं जाता। तो जब बैंकों को पैसा मिल रहा है इसका मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, वो क्रेडिट और ज्यादा, वो लोन्स और ज्यादा दे सकता है। तो 4 मेरा आंसर नहीं है। तो हो ना हो मेरा आंसर 1 और 2, इसका मतलब कि मेरा राइट आंसर ए ही होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि देखिए, अभी देखिए ये कहने को एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहने को एक क्वेश्चन बना है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर में आप देखिए इससे कितने सारे पॉइंट्स निकल गए जो भी हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। इसी तरह से जब कभी आप क्वेश्चंस को पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसी तरह से देखिए कि उस क्वेश्चन से आप और कितना क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे मैंने आपको सीआरआर के बारे में बताया, मैंने आपको, ये सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी होता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। उसके बारे में जो आरबीआई का जो कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी जो प्रोसेस होता है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में बताया। तो देखिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप सपोज कीजिए आप जिस एरिया में रहते हो, आप सपोज कीजिए आप रांची में रहते हो, ठीक है। आप कभी भी अगर रांची में आप जैसे अपर बाजार में क्रॉस कर रहे हो, आपको इस पार्ट से इधर से एंटर करना है मेन बाजार के मेन मार्केट के साइड से, और रातू रोड के साइड से आपको निकलना है। तो आप जब कभी सिंपली उधर से जा रहे हो ना तो आपको ध्यान में जाएगा यार ये गली, अच्छा ये गली को हनुमान चौक गली बोलते हैं, अच्छा ये गली को रंगरेज गली बोलते हैं। तो मतलब क्या है ना कि आपसे कोई पूछ नहीं रहा है या आप किसी को बता नहीं रहे हो, लेकिन आप जब कभी उधर से क्रॉस करते हो ना तो सडनली आपके दिमाग में चला जाता है कि हाँ यार इस तरफ पे ना ये गली है, या यहां पर वो मिठाई का दुकान है, यहां पर वो कुछ और भी है दुकान। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब कभी आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप अपने दिमाग में रखिए कि भाई ठीक है, अपने को एक रास्ते को फॉलो करना है, इस रास्ते में अपने को ये क्वेश्चन है इसको फॉलो करना है। लेकिन आप जब कभी इसको फॉलो कर रहे हो, इसको जा रहे हो, तो आप ध्यान में दीजिए कि यहां पर आपका क्या पॉइंट है, यहां पर आपका क्या पॉइंट है यहां। तो इससे क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन के अंदर में आप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने दिमाग में फिट कर लेते हो, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का जो मुद्रास्फीति होती है उसका क्या कारण है, क्या होता है? देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इस ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का सिंपल सा मीनिंग आप ये समझिए कि जो पैसा है, पैसा का वैल्यू कम हो जा रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आप जब बचपन में आप कभी सपोज कीजिए आप बचपन में पटाखा खरीदा करते थे, ठीक है। दिवाली के टाइम पे हम लोग पटाखा फोड़ते थे। तो बचपन में आप दुकान पे गए हैं पटाखा खरीदने के लिए, आप 200-250 रुपए लेकर के गए हैं, और वहां पर आप देखते थे कि मतलब लगभग सारा का सारा पटाखा आप खरीद चुके हैं। मतलब सफिशिएंट अमाउंट में आपको पटाखे मिल जाते हैं जिसको क्रैकर्स बोलते हैं। आप अभी 200-250 रुपए लेकर के आप जाओ वही पटाखा खरीदने के लिए, आपको केवल 1 पैकेट बम मिलेगा और बस उसी में आपको संतुष्टि करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आपको 2 पैकेट मिलेगा। तो यही होता है, देखिए सामान सेम है, वही क्रैकर्स पहले भी थे, वही क्रैकर्स अभी भी हैं। 200 रुपये में आपको मतलब जरूरत से ज्यादा आपको पटाखे मिल जाते थे। यही 200 रुपया है, यहां पर आपको थोड़ा सा आपको अमाउंट का पटाखा मिल रहा है। मतलब कि पैसा वही है, लेकिन ये देखिए आप पहले उसका कितना आपको रिटर्न मिलता था, अभी आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। इसका मतलब कि पैसा का जो वैल्यू है वो गिर गया है। जो काम आप पहले 200 रुपए में कर पाते थे, वही काम के लिए अभी आपको 2000 रुपए लगाना पड़ सकता है, या हो सकता है 1000 रुपए लगाना पड़ सकता है। मतलब कि पैसा सेम है लेकिन उसका वैल्यू गिर गया है। तो इन्फ्लेशन इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जब जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो उसका वैल्यू गिर जाता है। अभी मान लीजिए कि पहले आप सपोज कीजिए आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपको स्टार्टिंग में मान लीजिए आपको 10,000 रुपए सैलरी मिलता था, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा घर आपको 10,000 में ही चलाना है। तो आप क्या करते थे यार कि चलो 1000 रुपये अपने यहाँ रख देते हैं, 1000 रुपये अपने उसके लिए फिक्स कर देते हैं कि भाई राशन आएगा, या 1000 रुपये अपने को रेंट देना, कुछ भी इस तरह से करके। अभी आज के दिन में आपका सैलरी हो गया मान लीजिए 50,000 रुपया, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपके पास में 40,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया है।
तो जाहिर सी बात है अगर 40,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है तो 40,000 के हिसाब से अब आप यार ठीक है ना, चलो पहले अगर हम 100 रुपये काम खरीदते थे, अभी मेरे पास ज्यादा पैसा है तो हम उसी आम को 150 देने के लिए भी रेडी हैं। हम क्यों रेडी हैं? क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा है। तो ये चीज क्या करता है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। जो आम आप पहले 100 रुपया किलो देकर 100 रुपया देकर के 1 किलो खरीदते थे, अभी आपके पास ज्यादा पैसा है, आप दे सकते हो, यू आर कैपेबल इनफ। तो आप उसी आम के लिए आप 100 की जगह 200 रुपया दोगे, क्योंकि भाई मेरे पास सैलरी ज्यादा है, हम उसको दे सकते हैं, तो क्यों नहीं दे हम उसको। तो यही होता है इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण, मतलब कि पैसा का वैल्यू गिर जाता है या तो लोगों के पास में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है। यही कारण है कि आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता है कि जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो खर्च उसी के साथ जरूरत ज्यादा रहता है। मतलब कि जो मार्केट में सामान है वो कम है, क्योंकि मार्केट में सामान उसी के हिसाब से चल रहा है। लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, मतलब कि जो डिमांड है, डिमांड बढ़ गया है लेकिन सप्लाई वही हो रहा है। डिमांड क्यों बढ़ा है? पैसा ज्यादा, भाई इसलिए डिमांड बढ़ गया है। सप्लाई क्यों? भाई सप्लाई जितना बनना था फैक्ट्री में उतना ही बन करके आ रहा है। ठीक है, तो यही सब चीजों को रोकने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, और उसी का एक पार्ट है ये इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकना। तो इन्फ्लेशन किस कारण से होता है ये अपने को बताना है। डिमांड फॉर हायर इनकम्स। देखिए हायर इनकम, मैंने आपको बताया कि अगर किसी का इनकम बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पर इन्फ्लेशन आता है। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है डिमांड, उच्च आय की मांग। मांग का क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं होता यार कि मतलब कि भाई अभी मैं मांग करूंगा कि मेरा इनकम बढ़ जाए तो उससे क्या इन्फ्लेशन आएगा? नहीं, जब मेरे पास में इनकम बढ़ेगा तभी इन्फ्लेशन आने का चांसेस है। तो मांग से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, आय से रिलेटेड है लेकिन मांग से रिलेटेड नहीं। तो ज्यादा चांस ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। राइजिंग डिमांड नॉट अकम्पनाइड बाय राइजिंग सप्लाई। यहां देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई डिमांड बढ़ गया है, मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का ना होना। मांग वृद्धि बढ़ गया है, जो डिमांड होता है, और इधर सप्लाई होता है। तो सप्लाई तो भाई उतना ही है जितना पहले हो रहा था, यहां का यहां पर ही है। डिमांड पहले यहां का यहां था, अभी क्योंकि पैसा अपना बढ़ गया है तो डिमांड और बढ़ गया है, यहां तक आ गया है। इसका मतलब कि डिमांड बढ़ गया है लेकिन सप्लाई कम हो रहा है, यही होता है इन्फ्लेशन। डिमांड क्यों बढ़ा है? क्योंकि मेरा सैलरी पहले 10,000 रुपये था, अभी मेरा सैलरी हो गया है 50,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है अब मैं ज्यादा कैपेबल हूं ना भाई, दे सकता हूं। मेरे पास पहले 10,000 था, सोचना पड़ता था, अभी 50,000 रुपया 40,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा तो मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये मेन कारण होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का। बहुत ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन के अंदर में 10, 15, 20 क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल इंबैलेंस इन द इकोनॉमी, ये हो सकता है, मतलब देखिए स्ट्रक्चरल, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इंबैलेंस होता है ना अर्थव्यवस्था में संचारात्मक असंतुलन। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये मेरा आंसर होने का चांसेस कम है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये देखिए डिमांड फॉर हायर इनकम, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंबैलेंस के कारण भी इन्फ्लेशन आता है। देखिए मेरा ये, जब मैं एकदम बिल्कुल प्रिसाइजली देख रहा हूं पॉइंट को, तो मेरे हिसाब से जो बी है ये राइट आंसर होना चाहिए। राइजिंग डिमांड नॉट अकम्प्लाइड बाय राइजिंग सप्लाई, क्योंकि डिमांड बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम है, क्योंकि पैसा ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, ये होता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिए कि किस टाइप से, मतलब किन किन पॉइंट से क्वेश्चंस बना रहा है जेपीएससी, उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। हमने इन्फ्लेशन से देखा, हमने आरबीआई से देखा, मतलब क्वेश्चंस इतना भी इजी नहीं है जितना इजी आप लोगों को लगता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी इन इंडिया? भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंग है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। अभी जीडीपी देखिए, जीडीपी आया तो जीडीपी क्या होता है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या होता है? अभी जब जीडीपी आया है तो जीडीपी से रिलेटेड जीएनपी भी होता है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी, ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता क्या है? देखिए वही मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अपना दिमाग को खोल के पढ़ा कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि यार अगर इससे ये डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपको पास नेक्स्ट एग्जाम में। हो सकता है कि इसी पॉइंट से मिलता जुलता कुछ आएगा। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो देखिए जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ये जो जीडीपी होता है ना,
ये जीडीपी को जो इसका गणना करता है कि भाई कितना जीडीपी है। पहले जीडीपी इंडिया का जो कम हुआ करता था, मान लीजिए 5.5 था, फिर से अभी देखिए अभी का टाइम क्या है ना, जब से ये कोविड आया तब से जीडीपी बहुत घट गया है, क्योंकि हर कंट्री इससे अफेक्टेड हो गया है। तो सभी कंट्री में वो बहुत खराब हालत हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग रुक गया है, सर्विसेज इंडस्ट्रीज रुक गए हैं, कंजम्पशन थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्रीज में। तो इसका पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारे जीडीपी पे। जीडीपी बताता है कि उस कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो कितना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सकल घरेलू उत्पाद। वो अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि उस देश का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, और जीडीपी अगर घट रहा है इसका मतलब कि उस देश का ग्रोथ रेट घट रहा है। और इसका जो गणना करता है वो होता है एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनएसओ। ध्यान रखिएगा एनएसओ इसका गणना करता है। अभी क्या है कि देखिए जब हम लोग जीडीपी के बारे में देख रहे हैं तो जीडीपी एक्चुअली क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। तो देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है, किसी भी एक साल के भीतर देश में उत्पादित होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी एक साल के भीतर देश में उत्पादित होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य। मान लीजिए कि अभी पिछले साल जो चल रहा था 2020-2021, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक में हमारे इंडिया के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे सर्विसेज किसी को दिया गया हो, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो, उसका जो टोटल वैल्यू है वही एक्चुअली जीडीपी को दर्शाता है। ये हो गया जीडीपी। तो अभी जीएनपी क्या हुआ भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जीएनपी क्या होता है, जिसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तो देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष के भीतर देश और विदेश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को जीएनपी बोलते हैं। इसका मतलब देखिए देश के निवासियों द्वारा, अभी हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे हमारे इंडियंस भाई बहन हैं जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बाहर इन द सेंस इंडिया के बाहर जाते हैं। आप कभी गल्फ कंट्री जाओगे ना तो वहां पर आपको इंडियंस भरे पड़े हुए मिलेंगे। आप कभी यूएस जाओगे, आप कभी कनाडा जाओगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स, ये सभी प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर आपको इंडियंस बहुत सारे मिलेंगे। तो अभी जाहिर सी बात है अगर कोई इंडियंस है जो गल्फ कंट्री में जाके काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में, या फिर मान लीजिए वो यूएस गए हुए हैं, वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं, यूएस में उनको जो सैलरी मिल रहा है, ईयरली सैलरी मान लीजिए उनका $10,000 उनका ईयरली सैलरी है, ठीक है। तो ये $10,000 में से मान लीजिए हो सकता है कि वहां पर उनको $4,000 वहां पर रहने खाने पीने में खर्च होता होगा, बाकी का जो $6,000 है वो अपने घर भेज देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे इंडिया के लिए एक अर्निंग ही तो हो रहा है, ये हमारे इंडिया के लिए एक इनकम हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, जो हमारे देश के नागरिक हैं जो बाहर में रह रहे हैं। तो वही मैं बता रहा हूं, देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष के भीतर देश और विदेश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो देखिए अभी जब जीएनपी में आप जो मैं आपको जीएनपी के बारे में बता रहा हूं, जब आप जीएनपी में उन लोगों का इनकम को इंक्लूड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो जो बाहर जाकर के काम कर रहे हो, तो ऐसा भी बहुत लोग आपको मिलेंगे जो विदेश के रहने वाले हैं, फॉरेनर्स हैं और इंडिया में आकर के रह रहे हैं। तो इंडिया जो वहां पर यहां पर जो अर्निंग कर रहे हैं, तो ये अर्निंग जो इंडिया में रह करके वो कर रहे हैं उसको आपको माइनस कर देना, क्योंकि जब आप इसको प्लस कर रहे हो तो आप इसको माइनस कर दो। तो इन सभी जब टोटल कैलकुलेशंस को आप देखोगे तो आपको वो जीएनपी आपके सामने आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी हमने देखा कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी इन इंडिया। भाई जीडीपी, अभी देखिए जीडीपी बहुत सारा चीजों का, बहुत सारा कंपोनेंट्स का मिल करके जीडीपी बनता है। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंग है। तो जो उपभोग होता है, उपभोग एक्सपेंडिचर, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री का। तो जाहिर सी बात है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही हो सकता है कि हमारा आंसर हो, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट भी होते हैं लेकिन कंजम्पशन का हिसाब से नहीं होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होते हैं लेकिन कंजम्पशन के हिसाब से नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर वो हो सकता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता है। अभी देखिए यहां पर आपको एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, करंट अकाउंट, सॉरी
करंट अकाउंट। अभी देखिए अकाउंट, अभी जब आप करंट अकाउंट के बारे में जान रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। देखिए अकाउंट नॉर्मली आप जब देखोगे ना कि जब ट्रेडिंग होते हैं किसी दो कंट्री के बीच में सामान या पैसा इधर से उधर आता है, तो वो दो तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये दोनों ही मिल करके पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि इंडिया, ठीक है, इंडिया किसी कंट्री के साथ में, यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे ईरान है, तो इंडिया इन सभी कंट्रीज़ के साथ में लेन देन करता है, सामान आता है जाता है, इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे में देखा जाता है कि कितना पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ में, उसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक बहुत ही मजबूत अंग होता है, जिसको भाई बहुत बारीकी से देखा जाता है कि भाई, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है घट रहा है तो इंडिया के लिए एक ह्यूज लॉस हो रहा है या इंडिया के लिए एक ह्यूज इनकम हो रहा है। तो ये इसको इसीलिए हमेशा इसको बैलेंस किया जाता है कि ना ये जरूरत से ज्यादा ऊपर है ना जरूरत से ज्यादा नीचे रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो पार्ट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अभी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता क्या है? देखिए करंट अकाउंट आप सिंपल सेंटेंस में ये समझिए कि करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी सपोज कीजिए कि आप सपोज कीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और इस तरफ में यूएस है। तो इंडिया अभी यूएस से कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया और साथ ही साथ कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट किया। इन दोनों के बीच में करेंसी ट्रैवल करेगा, डॉलर आएगा इधर जब एक्सपोर्ट हो रहा है, और जब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो डॉलर जाएगा इधर। तो जब इस टाइप का जब कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां पर सामान आ रहा है जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जब पेमेंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो ये सभी का सभी जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये करंट अकाउंट्स में होते हैं, इनको बोला जाता है, ठीक है, करंट अकाउंट्स में। अभी मान लीजिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भाई क्या होता है फिर? तो कैपिटल अकाउंट, अब मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ एक चीज ऐसा हो, जैसे कभी कभी इंडिया को लोन लेना पड़ गया, ठीक है, इंडिया सपोज कीजिए कभी किसी कंट्री से लोन लिया, यूएस से ही लोन ले लिया, या कि इंडिया किसी कंट्री को लोन दे दिया, मान लीजिए ईरान को ही लोन दे दिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, कोई खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा का आना जाना तो हो रहा है, तो एक्चुअली ये कैपिटल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी के लिए इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। तो अभी यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आइटम्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ध्यान, नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने आपको बताया ये करंट अकाउंट का पार्ट होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी करंट अकाउंट का पार्ट होगा आपका। ट्रांसफर पेमेंट भी करंट अकाउंट का पार्ट होगा। लेकिन चौथा वाला जो है नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, उधार जो लिया जा रहा है बाहर कंट्री से, ये करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट। मैंने आपको अभी आपको बताया, तो हमारा आंसर होगा ये विदेशों से शुद्ध ऋण जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन कमिटी 1 वाज अपॉइंटेड फॉर, नरसिम्हन कमिटी आप जब देखोगे ना कि भाई 1990-91 के आसपास में हमारे कंट्री में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था पूरे मतलब इकोनॉमी सिस्टम को लेकर के, खास करके बैंकों के बारे में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशंस आए थे हमारे कंट्री में, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से भी डिनोट करते हैं। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यही होता है ना एलपीजी। एक्चुअली एलपीजी यही होता है, लेकिन जब मैं यहाँ इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ ना, तो ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, ये एलपीजी कुछ और होता है। ये क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इसके बारे में अपने को समझना है कि 1990-91 में नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय में ये सभी बदलाव हुए थे। तो उस समय में ही ये नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया था। जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आया था उसी के लिए नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, दो कमिटीज बने थे। तो एक्चुअली ये नरसिम्हन कमेटी जो है 1, ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा 1990-91 में ये सारे के सारे बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। तो एलपीजी अगर आप सुने हो तो आप 90-91 के बाद भी सुने होंगे, तो चांसेस है कि आप नरसिम्हन कमेटी के बारे में भी सुने होंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों को याद रखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर से नहीं था, इंश्योरेंस सेक्टर से नहीं था, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेशनल डेट?
निम्न में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं कहा जाता है? राष्ट्रीय ऋण नहीं कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा नहीं कहा जाता है। नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल डेट। अभी देखिए इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि राष्ट्रीय ऋण आप मान के चलो कि कब हो सकता है कि जब सरकार को पैसा देना है और वो पैसा जब हमारा, देखिए हमारा पार्लियामेंट में ना एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अरे कंटिजेंसी भी होता है, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड एक्चुअली उस समय यूज में आता है ना जब कभी कोई कंटिजेंट इशू आ गया, सिचुएशन आ गया, मतलब उसका कोई सोचा नहीं था लेकिन वैसा कुछ हुआ, कभी कोई बहुत बड़ा विनाश हो गया, मतलब कहीं कुछ फ्लड या बहुत बड़ा, जैसे हम लोग केरला वगैरह में कभी कभी देखते हैं ना कि भाई बहुत फ्लड उलड आ जाता है, तो ये कंटिजेंसी फंड उस टाइम पे इसको यूज किया था। लेकिन नॉर्मल बेसिस पे जब कभी किसी को सैलरी जा रहा है, किसी को कोई स्टेट्स को पेमेंट करना है या कुछ भी कहीं पर भी पेमेंट करना है, तो वहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज किया था। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डेबिट करके से पैसा निकाल करके दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप मान सकते हो कि वो राष्ट्रीय ऋण का पार्ट हो सकता है। ये एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ में बताया। तो देखिए नेशनल डेट क्या होता है? LIC पॉलिसी एक ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरा है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा है प्रोविडेंट फंड, चौथा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसमें से जहां तक मुझे समझ में आता है कि जो LIC पॉलिसीज होते हैं ना भाई, LIC पॉलिसी क्या है कि हम लोग उसका प्रीमियम दे रहे हैं, LIC कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं और LIC अपने नाम पे करवाए हैं। दो तरह के मेनली आपको इंश्योरेंस देखने को मिलते हैं, एक एंडोमेंट प्लान होते हैं, एक टर्म प्लान होते हैं। एंडोमेंट प्लान कौन से होते हैं कि भाई आप प्रीमियम दे रहे हो, हर साल आप मान लो 50,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, 10 साल के लिए 5 लाख रुपया हो गया। 10 साल के बाद में वो 5 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाना है। अगर जिसके नाम से प्रीमियम दिया जा रहा है, इंश्योरेंस लिया गया है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो वापस मिल जा रहा है। और अगर इन बिटवीन भगवान नहीं करे उनको कुछ हो जा रहा है बीच में, तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए उनको उसी समय दे दिए जाते हैं। और टर्म प्लान क्या होता है कि भाई हम लोग पैसा प्रीमियम तो दे रहे हैं उनको, लेकिन मान लीजिए 30 साल के लिए टर्म प्लान ले लिए हैं, प्रीमियम कम रहता है उसका, लेकिन उसका जो सम एश्योर्ड रहता है ज्यादा रहता है, तो वहां पर 30 साल के बाद में कुछ अपने को रिटर्न नहीं मिलने जा रहा है। तो बहुत सारे कंपनी इसमें कुछ एड ऑन्स करते रहते हैं। तो LIC पॉलिसी बेसिकली हमने यही समझा कि हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं तो हमारे को वो LIC पॉलिसी हो रहा है, अगर दिया जा रहा है तो भाई हमारा प्रीमियम का ही पार्ट हमें वापस मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोई कंपनी परचेस किया है, वो सरकार के पास पैसा चला गया, सरकार उसको कहीं मार्केट में कहीं यूटिलाइज कर दिया। अब जब उस बॉन्ड का जब टर्म पूरा हो गया, मान लीजिए 10 साल के लिए वो बॉन्ड लिया गया था, तो सरकार को पैसा वापस करना है, तो उस केस में वो फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को डेबिट करके सरकार उस पूरे का पूरे पैसे को वापस करेगी। प्रोविडेंट फंड भी ऐसा ही कुछ होता है कि भाई प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, PF का पैसा। ये मतलब जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी कंपनीज अलग से PF डिडक्ट करती है और उसको प्रोविडेंट फंड में जमा करती हैं। तो ये जब कभी उसको रिटर्न किया जाता है ये प्रोविडेंट फंड का पैसा, तो ये भी गवर्नमेंट के पास से आता है। और ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये भी कुछ उसी तरह का पार्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो LIC पॉलिसीज जो है ये कोई नेशनल मतलब राष्ट्रीय ऋण नहीं है, मतलब राष्ट्र के नाम पे ऋण है, लोन है, ऐसा दिया जा रहा है। तो ये LIC वो चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट्स, पूंजी निर्माण दर्शाता है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, पूंजी को बनाया जा रहा है, पूंजी का निर्माण किया जा रहा है। तो वो क्या होता है देखिए, अभी इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक, मतलब कि एक्सपेंडिचर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय प्रवाह, मतलब कि जो मतलब कुछ स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक है, उसमें अगर उसको बढ़ाया जा रहा है, कुछ पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जरूरी है ये होना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन, पूंजी के स्टॉक में घिसावट व्यय से के बाद शुद्ध वृद्धि। तीसरा क्या है, प्रोडक्शन एक्सीडिंग डिमांड, मांग पर उत्पादन का अतिरेक। चौथा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल एसेट्स ओनली। ध्यान दीजिएगा जहां पर भी ये सभी वर्ड्स आते हैं ना, सिर्फ, ओनली, केवल, वहां वो ज्यादा चांसेस है कि हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ओनली लगा करके वो क्वेश्चन आंसर कोई पर रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, यहां पर उसको रोक दिया गया है। तो ये एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल एसेट्स ओनली, ये चांसेस है ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रोडक्शन एक्सीडिंग डिमांड, मांग पर उत्पादन का अतिरेक, ये भी चांसेस कम है। तो अभी देखिए ये जो है ना, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन,
इसका भी चांसेस कम है। लेकिन ये जो आंसर है, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक, जब भी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, फ्लो को बढ़ाया जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, कैपिटल स्टॉक में बढ़ावा हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से आंसर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि कोई एक पॉइंट मतलब मैं भी गलत हूं, लेकिन ये मेरा अंडरस्टैंडिंग से है कि भाई ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एस्टिमेटेड एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया करंटली इज इन द रेंज ऑफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब तक आप इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पढ़ोगे आपको आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। वर्तमान में भारत में घरेलू बचत की अनुमानित औसत दर क्या है। तो ये जब क्वेश्चन बना था, ये एक्चुअली देखिए, ये एग्जाम तो जब हुआ था प्रीलिम्स का 2016 में हुआ था, मेंस का इसका एग्जाम जब 2019 में हुआ था, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पहले के हिसाब से बनाया गया हो, बाद में हो रहा हो, जो भी है। तो अभी के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो अभी के हिसाब से लगभग 25% के आसपास हमारा ये डोमेस्टिक सेविंग रेट होता है जो हमारा चलता है। तो 20 से 25% जो आ रहा है हमारा, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में घरेलू बचत की अनुमानित औसत दर 20 से 25% के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द गोल ऑफ। तीव्रता एवं अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था। 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान या नन ऑफ दीज। देखिए, जो हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना जिसको हम लोग बोलते थे, अंतिम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद में जब से मोदी सरकार आई है 2015 के बाद से उसको डिस्कार्ड करके हटा दिया गया। ये 5 ईयर प्लान हट चुका है, उसके जगह में नीति आयोग आया, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अभी ये उसके पहले जो चल रहा था वो वही लास्ट था। तो वो चल कौन सा रहा था, वो 12वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था, 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है, 5 ईयर प्लान। तो ये 12th 5 ईयर प्लान का ही वो गोल था, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What was the rank of India in HDI among 188 nations of the world in the year 2016? देखिए, 2016 के बारे में ये पूछ रहा है कि 2016 में ये जो होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उस समय में इंडिया का रैंक क्या था। टोटल 188 कंट्री में इंडिया का रैंक क्या था वर्ष 2016 में। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विश्व के 188 देशों के बीच भारत का स्थान क्या है। अभी HDI देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, HDI ये क्या होता है यार, इसको भी देखते हैं कि HDI होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। ये देखिए, ये इंडेक्स बनाया गया है कुछ एक क्राइटेरिया को लेकर के कि अगर इन सभी क्राइटेरिया में अगर ये कंट्री इस चीजों से मीट कर ले रहा है, उसको पा ले रहा है, तो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, इसका रैंकिंग अच्छा है, उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा, रैंकिंग अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों में अगर कोई कंट्री पिछड़ा हुआ है तो उसका स्कोर कम होगा और उसका रैंकिंग उसको अच्छा नहीं मिलेगा, वो पीछे चला जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि 2016 में इंडिया का रैंकिंग क्या था। देखिए, अब अभी के हिसाब से भी देखोगे तो इंडिया का रैंकिंग आपको दिखेगा 131, मतलब 188 देशों में इंडिया का रैंकिंग 131 है। मतलब कि 130 कंट्री ऐसा है जो इंडिया से अच्छा कर रहा है परफॉर्म। कौन कौन से वो चीज़ है अगर आप देखोगे तो देखिए, बेसिकली वहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको HDI इंडिकेटर्स बोले जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर्स, कहीं आपको 3 कहीं आपको 4 दिखेगा। मेनली आपको 3 वो होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उस कंट्री में जो लोग हैं वो उन लोग जो जिंदा रहते हैं उनका एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कितने साल तक वो जिंदा रह रहे हैं, एक एवरेज निकाला जाता है। कुछ लोग आपको दिखेगा जो 60 की आयु आते आते मर जाते हैं, कुछ लोग आपको दिखेंगे 80 की आयु आते मर जाते हैं, कुछ लोग आपको दिखेंगे 70 की आयु आते मर जाते हैं। तो यही होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितने साल तक एक एवरेज निकाला जा रहा है, इंडिविजुअल को नहीं, एक एवरेज निकाला जा रहा है। तो ये अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर मतलब कि लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, लोग ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ होता है। तो यहाँ पर ये उस कंट्री को ज़्यादा स्कोर मिलेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन, कितना बच्चों को या कितने लोगों को एजुकेशन दिया गया है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो वो बच्चा को देखा जाता है कि भाई वो
लगभग अभी वो अगर प्री नर्सरी से ज्वाइन कर रहा है, प्री नर्सरी, नर्सरी, लोअर केजी, हायर के, सब करते करते वो क्लास 10 12 तक सब कुछ पहुंच गया, भाई उसका स्कूलिंग बहुत अच्छा रहा है। लेकिन सब बच्चों के साथ ऐसा होता नहीं है, बीच में उनको छोड़ना पड़ता है। कुछ एक परिवार में प्रॉब्लम आ जाती है, पैसा नहीं रहता उनके पास में, कभी कोई साधन नहीं रहता उनके पास में, कभी उनको पढ़ने का मन नहीं रहता। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी पार्ट देखा जाता है। तीसरा पार्ट क्या देखा जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो पर कैपिटा इनकम हम लोग बोलते हैं ना, वो देखा जाता है कि भाई एक व्यक्ति की औसत आयु क्या हो सकती है, सॉरी औसत आय क्या हो सकती है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो इन सभी चीज़ों को ये सभी इनके इंडिकेटर्स है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, एजुकेशन क्या है और पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके एक स्कोर बनाया जाता है। वो स्कोर जिन कंट्रीज़ का ज़्यादा होता है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उनका रैंकिंग भी अच्छा रहता है, और जिन कंट्रीज़ का इन सभी पॉइंट्स पे, इन परफॉर्मेंस पे वो खराब कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनका रैंक घट जाता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया 130 देश से पीछे है, तो इंडिया बहुत अच्छा पोजीशन पर नहीं, आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी ये एचडीआई आया कहाँ से, किसने कॉइन किया, किसने बनाया? तो देखिए, एक पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक। ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, जिसने ये एचडीआई को डेवलप किया था 1990 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उनको याद रखिए, महबूब उल हक उनका नाम है। 1990 में ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, इसने एचडीआई को डेवलप किए थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए जहां पर ये वर्ड आता है ना सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई देखिए, आप जिस चीज को यूज कर रहे हो आप उसको यूज करो, लेकिन आप उसको इस हिसाब से यूज करो कि आने वाला जनरेशन को भी आप वो दे पाओ। ऐसा नहीं कि आप उसको यूज करो और सभी का सभी यहीं पर खत्म करके रख दो। अभी मान लीजिए कि हमारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वज वो इस हिसाब से पानी को, देखिए पानी एक ऐसा चीज़ है, या वृक्ष एक ऐसा चीज़ है जिसको भी हम लोग काटते हैं, यूज़ करते हैं पानी को। मान लीजिए हमारे जो पूर्वज थे वो सारे के सारे पेड़ को काट करके रख देते हैं, तो क्या ये पेड़ हम लोग को मिलता? क्या हम लोग को शुद्ध वायु मिलता? नहीं मिलता। हम लोग मतलब जीवित ही नहीं रहते हैं। तो इसी के लिए अगर उनसे हमें मिल रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग भी हमारे आने वाले जनरेशन को अच्छी चीज़ें दें। तो सस्टेनेबल का बेसिक फंडा यही होता है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि देखिए, इकोनॉमिक का मतलब कि भाई खर्च से रिलेटेड है, आपको खर्च करना है वहां पर, और डेवलपमेंट मतलब कि भाई सब ग्रोथ होना है वहां पर। तो ये क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट नॉट सेविंग, इन्वेस्टमेंट करना लेकिन सेविंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? सेविंग भी अपने को करना है। सेविंग नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। तीसरा में क्या, बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं निवेश दोनों। और चौथा में क्या है, ना तो बचत ना ही निवेश, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरा आंसर ये होगा, भाई अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, अपने को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अभी देखिए रोड बन रहा है, रोड बनने के क्रम में क्या होता है, जितने भी वृक्ष रहते हैं सारे वृक्ष को काट दिया जाता है। तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपको सेविंग भी करना है। मतलब अगर ये वृक्ष यहां कट रहे हैं तो आपका कार्य है कि आप बगल में वृक्ष को लगाओ ताकि आने वाला जनरेशन को शुद्ध वायु मिल पाए। तो बचत और सेविंग दोनों ही होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट 100% एफडीआई इज नॉट अलाउड इन। ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे संदेह है, थोड़ा सा ऑप्शंस में एक्चुअली संदेह है, क्योंकि देखिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, क्या होता है एफडीआई? देखिए एफडीआई क्या होता है ना, कि जब कभी बाहर देश का कोई कंपनी है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो हमारे इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो फॉरेनर हो गए, वो फॉरेन में रहते हैं, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 100% एफडीआई। अभी हमारे कंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर्स हैं, रिटेल सेक्टर्स हैं, फार्मा सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो अभी बहुत सारे सेक्टर्स में हमारा कंट्री जो है उन सभी सेक्टर्स में एफडीआई अलाउ किए हैं, और किसी में ही 100% एफडीआई मतलब कि पूरा का पूरा बाहर से आकर के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा अलाउ किए हैं। मैक्सिमम में 100% नहीं है, या तो 49% तक किए हैं, या तो 74% तक किए हैं, या तो 24% तक किए हुए हैं। तो इसी के लिए पूछ रहा है कि एट प्रेजेंट 100% एफडीआई इज नॉट अलाउड। 100% एफडीआई किस में अलाउड नहीं है? तो अगर आप देखोगे तो बैंक, अगर आप देखते हो बैंक में, तो प्राइवेट बैंक में जो एफडीआई अलाउड है वो 74% तक आपको अलाउड दिखेगा,
और अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक का बात करते हो, गवर्नमेंट बैंक का बात करते हो, तो 20% आपको एफडीआई दिखेगा इसमें, हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो आंसर ये अपना सही लगता है। दूसरा, अगर आप इंश्योरेंस का देखोगे तो इंश्योरेंस में आपको 49% तक की एफडीआई आपको अलाउड किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डायलेमा हो सकता है कि मुझे सही से आंसर नहीं पता चल पा रहा हो, लेकिन मैंने जो भी सर्च किया, बुक में देखा, गूगल में देखा, सब जगह मुझे यही आंसर मिल रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पॉइंट, अगर आपको कोई आंसर दिख रहा है पॉइंट कुछ एग्जाम्पल के साथ में, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स मैक्सिमम शेयर इन द टोटल सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में निम्न में से किसका हिस्सा अधिकतम है? जो सब्सिडी दी जाती है, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, सब बहुत सारे सेक्टर को सब्सिडी दी जाती है। यहां पर जिन सेक्टर्स का नाम लिया गया, फूड में, फर्टिलाइजर में, एक्सपोर्ट में, पेट्रोलियम में, सब में सब्सिडी दी जाती है। क्योंकि देखिए, अगर सब्सिडी दी जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो भारत सरकार, जो लोग उससे इन्वॉल्व हैं, जो अभी फूड है, जो फार्मर्स हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है कि भाई आप जैसे एमएसपी होता है, मार्जिनल जो प्राइसिंग होती है, तो ये भी एक तरह से हेल्प होता है। तो अभी क्या है कि सब्सिडी दी जाती है। अब कोई फर्टिलाइजर बना रही है कंपनी, उनको सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि जितना पैसा वो लगा रहे हैं उतना पैसा उनको वापस नहीं मिलने जा रहा है। तो भारत सरकार उनको हेल्प करती है। अभी मान लीजिए उनका प्रोडक्शन में उनको 100 रुपया लग रहा है, और जब ये इसको बेचेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना इनकम देखेंगे, तो ये पता चला कि ये प्रोडक्शन में इसको 100 रुपया लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जब तक इनको 120 रुपया या 130 रुपया नहीं मिलेगा, ये करने नहीं जाएंगे। तो अगर इनको पूरी इनको नहीं मिलता है, तो भारत सरकार क्या करती है कि भाई ठीक है, प्रोडक्शन में 100 रुपया हुआ, आप इसको 100 रुपये में बेच रहे हो, 30 रुपया भारत सरकार आपको अलग से देती है। तो आपको एंड ऑफ द डे 130 रुपया मिल जा रहा है। तो यही होता है सब्सिडी का पार्ट, कि भारत सरकार आपको मदद कर रही है ताकि आप कीजिए उस काम को, हम लोग आपके साथ हैं। तो यहां पर हो रहा है मैक्सिमम सब्सिडी किस सेक्टर में दी जाती है। तो देखिए, हमारा इंडिया क्या है ना, फूड को लेकर के, क्योंकि हमारा इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और अर्बन एरिया उनके कंपैरिजन में कम है। और रूरल एरिया से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर ही एकमात्र साधन है। तो इसी के लिए आप देखोगे कि फूड सब्सिडी जो है, ये सबसे ज़्यादा कंपोनेंट अपने में कैरी करके रखता है। फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी अच्छा खासा दिया जाता है, एक्सपोर्ट में भी दिया जाता है, पेट्रोलियम में दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड सब्सिडी में दिया जाता है, ठीक है, खाद्य अनुदान जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द लास्ट डिकेड विच सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया? कौन सेक्टर सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था? देखिए, अगर लास्ट डिकेड का बात देखोगे ना, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा एफडीआई देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर अपने को टेलीकम्युनिकेशन दिख रहा है, तो मेरा आंसर मेरे हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है। फर्टिलाइजर्स, इंश्योरेंस, फूड, देखिए सभी में एफडीआई होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लास्ट डिकेड में मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज ऑफ नेशनल इनकम रिलीज बाय द सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एट 2011-12 प्राइसेस, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीडीपी इन 2013-14 वाज। कि भाई देखिए, अभी सीएसओ द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नए आंकड़ों के अनुसार 2011-12 की कीमत पर कुल जीडीपी की कृषि का हिस्सा 2013-14 में क्या था? अभी देखिए, आप जब देखोगे ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 10 साल मान लीजिए बीत चुका है, 10-15 साल हम लोग मानते हैं 1960s में हम लोग है, ठीक है। 1960s में आप देखोगे उस समय जो एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट था हमारे टोटल जीडीपी का, वो लगभग 50%, 60% के आसपास था, ठीक है। हम 55% आसपास मान के चलते हैं। और उस समय आप देखोगे सर्विसेज जो था, सर्विसेज सेक्टर, वो बहुत कम था, वो 12%, 13% इसी के आसपास था, या उससे भी कम था। ये 1960 का बात कर रहे हैं। अगर आप अभी का बात करोगे ना, 13-14 का, 2013-14, तो उस समय आपको क्या दिखेगा? जो एग्रीकल्चर का पार्ट है 13-14 में, एग्रीकल्चर का जो आपका कंपोनेंट आपको जीडीपी में देखने को मिलेगा, वो लगभग 14 से 15% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और जो सर्विसेज का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आपको 45 से 50% के आसपास देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप देखो, अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अभी क्या है, यहां पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और यहां पर आपको फिगर्स है। ये ईयर्स बढ़ रहे हैं इस तरह से, ये ईयर्स बढ़ रहे हैं, ये फिगर्स इधर बढ़ रहे हैं,
ठीक है। अभी आप अगर 1960 का बात करोगे ना, तो 1960 के बाद के आसपास में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट था ये यहाँ पर था जीडीपी में, और जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कम होते गया। ठीक है, ये हम लोग अभी देखें एग्रीकल्चर में। यही चीज़ अगर हम लोग सर्विसेज में देखते हैं, जो सर्विसेज में बहुत सारे, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा सेक्टर आ जाता है सर्विसेज में। तो अभी ये अगर आप देखोगे 1960 के आसपास में तो सर्विसेज कुछ यहाँ पर था, लेकिन अगर आप अभी का टाइम पे देखोगे तो सर्विसेज यहाँ पहुँच चुका है, इसलिए ये अपोजिट हो गया। देखिए ये सभी फिगर्स में आपको क्यों दिखा रहा है, आपके दिमाग में ना फिट हो जाए क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर वो लगभग आपको 15% के आसपास दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? क्या क्या ऑप्शंस है? एस्टैब्लिशिंग बिजनेस यूनिट्स अब्रॉड। भाई अगर मेरा कोई फैक्ट्री यहां पर है, मैं उसको यूएसए में जाकर फैक्ट्री खोल दिया तो क्या वो ग्लोबलाइजेशन हो गया? नहीं। गिविंग अप प्रोग्राम्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम का प्रतित्याग, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर नेशंस, हमारा आंसर यही होगा। अभी आप मान लीजिए कि इंडिया एक तरफ से बोल रहा है कि हम लोग हमारे कंट्री में एफडीआई को अलाउ करते हैं, हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग बाहर कंट्रीज से कंपनीज को इनवाइट करते हैं, आप आइए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलिए, कंपनीज बनाइए, एमएनसीज बनाइए। लेकिन हम लोग साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपना जो रूल्स है ना उसको एकदम बहुत टाइटली कर रहे हैं। आप ऐसा करोगे तभी आपको जमीन मिलेगा, आप ये करोगे तभी मिलेगा, आप वो करोगे तभी मिलेगा। मतलब इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस बना के रख दिए हैं कि बाहर से कंपनीज को जो आ रही है उनके लिए वो नहीं कर पा रहे हैं सही से, वापस भाग जाएंगे वो। तो इसका मतलब क्या होता है कि हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शंस को कम से कम किया जाए, ताकि क्योंकि देखिए बाहर से जो कंट्रीज आ रही है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी तो कुछ मुनाफा करने के लिए आ रही है ना। वो जाहिर से ऐसा तो वो कुछ चैरिटी करने तो आ नहीं रही है। तो अगर आप उनको उनके हिसाब से कुछ मुनाफा नहीं दोगे तो क्यों इन्वेस्ट करेगी? तो मुनाफा तभी हो सकता है जब आप उनके हिसाब से सोचें। उनके हिसाब से सोचने का मतलब कि आपको रेस्ट्रिक्शंस कम करने होंगे। अगर आप रेस्ट्रिक्शंस जो नियंत्रण होते हैं ना, वो अगर आप उसको न्यूनतम में रखोगे तभी जाकर के बाहर से कंट्रीज लोगों के, दूसरे कंट्रीज के कंपनीज आकर के इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाकर के हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड कहलाएगा कि भाई ग्लोबलाइज्ड है, आप आइए, हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वाइट कर रहे हैं, हम आप हमारे देश में आप आकर के यहां पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, सॉरी। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ झारखंड? आप जान रहे हो तो आप इसमें आप देखो, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में माइनिंग का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। आयरन ओर्स, एल्युमिनियम ओर्स, या बहुत सारे माइका या कुछ भी आप देख लो भरे पड़े हैं, कोयला भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जो झारखंड का अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो एग्रीकल्चर है। मोर देन 70% पीपल अभी झारखंड में है जो रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में नहीं रहते हैं। तो रूरल एरिया में रहने का एकमात्र साधन उनके पास में एग्रीकल्चर मिलता है उनको। तो इसी के लिए जो झारखंड का इकोनॉमी है वो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर बेस्ड दिखेगा, ट्रांसफर या इंडस्ट्रीज से ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 10th 5-year प्लान हाउ मच मनी हैड बीन एलोकेटेड टू झारखंड स्टेट बाय प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग का देखिए, जब पहले पंचवर्षीय योजना होता था ना, तो उसमें क्या होता था, जो प्लानिंग कमीशन होता था उनका एक सबसे बड़ा रोल होता था कि हर राज्य से आंकड़ा लेना कि भाई उनका क्या इन्वेस्टमेंट रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो खर्च कर सकते हैं आने वाले अपने बजट में। उसके हिसाब से वो लोग अपना डिमांड करते थे स्टेट, उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन उनको एलोकेट करती थी उनके बजट का हिस्सा। तो वो अगर 30,000 करोड़ मांग रही है तो पूरा नहीं देते थे, 20,000 करोड़, 22,000 करोड़ या 25,000 करोड़ ऐसा कुछ देते थे। ठीक है, तो यही यहां पे पूछा जा रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर जान रहे तो जान रहे, नहीं जानते तो नहीं जान रहे, कोई तर्क यहां नहीं चलेगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर अगर आप देखोगे तो 14,632 करोड़ यहां पर आवंटित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर ये फिगर्स में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस दिखेगा ना, जैसे 14,000 करोड़ है, ये 24,000 करोड़, ये 20,000 करोड़, ज्यादा जो अमाउंट रहता है वो जो डेवलप्ड स्टेट्स रहते हैं ना, जो महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, तमिलनाडु हो गए, तेलंगाना हो गए, तो जो डेवलप्ड स्टेट्स है उनका खर्च भी ज़्यादा होता है लेकिन उनका इनकम भी ज़्यादा होता है।
तो उन राज्यों को ज़्यादा ये आवंटित की जाती है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या अपने वहाँ के जो उस स्टेट के जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके लिए कुछ योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, अच्छे योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भी अब एलोकेशंस की जा रही हैं। तो इसी के लिए हर राज्य इस होड़ में लगी हुई है कि भाई अपने को अच्छा परफॉर्म करना है। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये जो एलोकेशंस होता है ये अपने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड अमंग इंडियन स्टेट्स? अगर पॉपुलेशन का बात की जाए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए, अगर यहां पूछ रहा है जनसंख्या, यही अगर एरिया पूछता तब, तो देखिए अगर एरिया पूछता है ना, तो एरिया के हिसाब से जो झारखंड का रैंक है वो 15th है एरिया के हिसाब से। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जा रहा तो झारखंड का रैंक ये 14th है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन झारखंड? कौन सा ऐसा एरिया है जिसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है झारखंड में? निम्न में से कौन सा क्षेत्र? देखिए, ये कोई आपको स्पेसिफिकली कोई राज्य के कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये आपसे सिंपली एरिया के बारे में पूछ रहा है। चतरा है, हजारीबाग है, घाटशिला है, रांची है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको अलग अलग चीज, आपको अगर आप गूगल सर्च करो तो आपको उसमें अलग अलग कुछ पॉइंट मिलेगा। तो अभी देखिए, फॉरेस्ट क्या होता है ना, फॉरेस्ट भी बहुत तरह के होते हैं। आपको रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, और एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है, मतलब कि उनका कोई क्लास उनको डिफाइन नहीं किया गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जो झारखंड में है, जो करीब करीब 19,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में कुछ होते हैं वो। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो, ये सब उसी के एक पार्ट होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पलामू, लातेहार, ये सब जो एरिया है ना, वहाँ पर आपको फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पलामू, लातेहार, और अगर आप सिंहभूम की तरफ जाते हो, पश्चिमी सिंहभूम, उधर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और चतरा में भी आपको फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। रांची में आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो हजारीबाग में इन सभी से ज़्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हजारीबाग में। ठीक है, अब हम लोग देखिए, ये अभी हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। टोटल 40 मार्क्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास 200 टोटल मार्क्स था, 200 मार्क्स में से हम लोगों ने 40 मार्क्स अभी तक देख लिए हैं। अभी देखिए, मैं फिर से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि टाइम को डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चन वाइज में। अगर 5 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, और आपके पास 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब आपके पास में 180 मिनट है। 180 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन तो हमने कर दिया, अभी अगर आपको 4 क्वेश्चन और करना है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टाइमिंग डिवाइड करने से क्या होता है कि आप आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो। अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल 4 सेक्शंस आपको मिलेंगे। 4 सेक्शंस में हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, टाइप क्वेश्चंस ये अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंजेस इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करें। अभी देखिए, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया का फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है तो आपको इंडिया का फॉरेन ट्रेड के बारे में भी कुछ आंकड़ा, कुछ पॉइंट्स आपको दर्शाना पड़ेगा। आप दर्शाइए उसको, वहां पे लिखिए। आप डायरेक्टली टू द पॉइंट नहीं कूद जाइए, उसके पहले थोड़ा सा उसको ब्रीफ कीजिए कि भाई ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, और उसके बाद फिर आप उसका मेन पॉइंट पे आइए। तो अगर आप इंडिया का फॉरेन ट्रेड के बारे में अगर आप इसको बताना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि भाई जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है। देखिए, अगर आप अभी रिसेंट के हिसाब से देखोगे ना, अगर मैं आपको लास्ट क्वार्टर का बताऊं तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हुआ है वो लगभग आप मान कर चलिए कि $100 बिलियन के आसपास में हुआ है, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, जिसमें से एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम होता है, इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है हमारे कंट्री से। उसमें भी देखिए अभी क्या है ना कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन 2 पार्ट में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट का कुछ अलग ही कंपोजिशन होता है, इंपोर्ट का कुछ अलग ही कंपोजिशन होता है। अगर आप इंपोर्ट का बात करते हो तो इंपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई? कैपिटल गुड्स आते हैं, उसमें रॉ मटेरियल्स आता है, कंज्यूमर। इंपोर्ट गुड्स क्या हो गया भाई? वो सामान हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं ताकि हमारे कंट्री में उसको यूज में लाया जा सके। तो कैपिटल गुड्स आते हैं बाहर से, रॉ मटेरियल्स हम लोग परचेस करते हैं, और कंज्यूमर गुड्स भी परचेस करते हैं। अगर एक्सपोर्ट का बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में
दो टाइप के फिर हो जाते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल आइटम्स, मतलब कि काफी वर्षों से वो सभी सामान को हम लोग एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और अभी भी हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल आइटम भी होते हैं कि पहले उसका डिमांड ज्यादा नहीं हुआ करता था या पहले हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम लोग आने वाले समय में और या अभी के प्रेजेंट समय में कुछ एक देशों को टारगेट करके चल रहे हैं जहां पर हम लोग ये सामान भी भेजना शुरू कर दिए हैं। तो ये होता है नॉन ट्रेडिशनल। तो देखिए अभी आप ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में देखिए, पहले जैसे क्या है ना कि चाय पत्ती, कॉफी, टी जिसको हम लोग बोलते हैं, जूट, आयरन ओर, एनिमल स्किन्स, फिश, ये सभी हम लोग काफी सालों से एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल आइटम्स में आते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स में क्या है कि जैसे पहले हम लोग उस चीज को एक्सपोर्ट नहीं करते, जैसे शुगर, इंजीनियरिंग गुड्स, सॉरी, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये सभी को पहले नहीं करते लेकिन अब करना शुरू कर दिए। तो इन सभी पॉइंट्स को आप मेंशन कीजिए वहां पर अपने आंसर में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन किया कीजिए ताकि आपका आंसर सही से वहां पर आपको दिखे। जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे OECD एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। उन ऑर्गेनाइजेशंस को के साथ भी हमारा संबंध व्यापार में बहुत अच्छा बन रहा है। हम लोग वहां से परचेस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है OPEC, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वहां से हम लोग ऑयल परचेस करते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में ऑयल का काफी ज्यादा खपत और रिक्वायरमेंट भी है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप वहां पर मेंशन कीजिए। मेंशन करने से क्या होता है ना कि भाई आपको समझ में आएगा कि यार मतलब आपको इस पॉइंट का नॉलेज है, तभी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आपको ये भी थोड़ा सा उसमें ब्रीफ कीजिए कि इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो किन कंट्रीज के साथ में ज्यादा अच्छा है। अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ में इंडिया अच्छा ट्रेड करता है, जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, या इधर दुबई के साइड में UAE हो गया, या आप सऊदी देख लो, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, इन सभी देशों के साथ में इंडिया बहुत अच्छा ट्रेड करता है। जिसमें से सबसे ज्यादा जिस कंट्री के साथ में ट्रेड करता है USA हो गया। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का तो उसमें कुछ करीब 100 बिलियन USD के आसपास में कुछ ट्रेडिंग हुआ है इंडिया के साथ में। तो आप इन सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। चाइना के साथ में भी हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिंग रहता है, बस ये एक ही प्रॉब्लम क्या है कि चाइना के साथ में हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादा चाइना को नहीं कर पाते हैं। तो लगभग 81-82 बिलियन USD के आसपास में चाइना के साथ में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ एक ऐसे होते हैं कि भाई मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी नॉन ट्रेडिशनल जो आइटम्स होते हैं उसको भी अभी हमारा कंट्री से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से बना करके सभी को अंडरलाइन करके आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो ये हमने देखा कि इंडिया फॉरेन, देखिए क्योंकि यहां पे ये पूछ रहा है कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। तो अभी कंपोजिशन मतलब कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो हमारा ट्रेड का पार्ट होता है। जैसे क्या, देखिए कंपोजिशन का मेनली मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। कि भाई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको स्टडी करना है, कौन कौन सा सामान आ रहा है या जा रहा है, आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है। और डायरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि कहां कहां पे वो जा रहा है, कहां कहां से वो आ रहा है। स्टडी ऑफ कंट्रीज, किस कंट्री से वो को जा रहा है या वहां से आ रहा है। टू हुम द एक्सपोर्ट्स आर मेड एंड फ्रॉम हुम इंपोर्ट्स आर मेड, ठीक है। तो ये हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना करें। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आप जब देखोगे ना तो जब कभी ऐसा प्रभाव का बात आता है ना तो आप मान के चलो कि इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिखता है, नेगेटिव भी दिखता है। भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव मतलब आपको नेगेटिव भी दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा। अगर कोई चेंजेस हो रहा है, जैसे WTO लेवल पे कोई चेंजेस अगर होता है या WTO कोई नया पॉलिसीज बना रहा है तो इंडियन एग्रीकल्चर पे उसका पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा। अभी WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको बनाया गया था। पहले इसका नाम था GATT, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता था। ये 1947 में फिर ये WTO में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहां पर ये कर सकते हो कि भाई WTO एग्रीमेंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट हुआ था एग्रीकल्चर को लेकर के, उसको इंटरनेशनल ट्रीटी कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रीटी। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए, इन सभी पॉइंट्स को ना अच्छे से मेंशन किया कीजिए एग्जाम में। या इसका मोटो क्या था, एग्रीकल्चर को लेकर इसका मेन मोटो क्या था, ताकि प्रमोट किया जा सके फ्री एंड लिबरल ट्रेड
जो वर्ल्ड ट्रेड और ट्रेड नाम ही होगा कि भाई कि जहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस हो, जहां पर भी कोई ट्रेड नहीं किया जा रहा है, वहां पर उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और उसका जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो मिसयूज़ करते थे, जो कोई एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है या कोई इंपोर्टिंग कंट्रीज है, इंपोर्टिंग कंट्रीज तो जनरली मिसयूज़ नहीं करते, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मिसयूज़, तो ऐसा जगह में मिसयूज़ उनका कम हो, मिसयूज़ नहीं किया जा सके। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाज डोमिनेटेड, मतलब कि जो एमएनसीज होते थे ना, सॉरी, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोग क्या करते थे कि भाई एग्रीकल्चर में ना वो लोग डोमिनेट करते थे, वो लोग फ़ायदा उठाते थे, वो लोग एजेंट के साथ में या बड़े बड़े कंपनीज के साथ में वो लोग टाई अप कर लेते थे और अपने को ही फ़ायदा पहुंचाते थे। तो WTO का मेन मकसद यही हो गया कि भाई इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना है, ऐसा कोई मोनोपोली नहीं रहे, मिसयूज़ नहीं कर पाए, और WTO ट्रेड को आगे और बढ़ावा दे सके। तो ये हो गया WTO के बारे में। अब आप यहां पर इसको इंडियन एग्रीकल्चर से इसको रिलेट कर सकते हो। भाई इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्या हुआ कि जब इस तरह से चेंजेस आया तो इंडियन एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आया, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा मोनोपोली हुआ करता था, एमएनसीज के साथ में मिल करके भाई जहां इसको एक्सपोर्ट करना है, यहां जरूरत है, यहां नहीं करके कहीं और कर दे रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को रोका गया। तो अभी क्या है कि इंपोर्ट को थोड़ा सस्ता किया गया, ताकि अभी देखिए इंपोर्ट जब सस्ता होता है तो जो होम कंट्री है जैसे इंडिया है, यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट को सस्ता किया गया तो यहाँ के लोगों को फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि भाई अगर बाहर से अगर जो माल आ रहा है वो सस्ता है तो लोग अपने देश का माल क्यों खरीदेंगे जो महंगा है। और अगर आप सब्सिडीज का बात देखोगे तो फूड्स पे सब्सिडी दी जाती है, तो इन सभी चीज़ों को भी लेकर के WTO में बहुत हमारा मतलब इंडिया का एक लोग प्रॉब्लम क्रिएट किए थे कि इंडिया इतना ज़्यादा सब्सिडी अपने फार्मर्स को या वहाँ पर के लोगों को क्यों देता है। तो वही मैं आपको बताया ना कि अगर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझिए और तभी आप इसको अच्छे से लिखिए, बिना पॉइंट्स को दिमाग में फिट किए हुए क्वेश्चन पे जंप नहीं कीजिए। अगर आपके पास में सफिशिएंट पॉइंट है तभी उस पर जंप कीजिए, ठीक है। ये हो गया WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ये इन दोनों में से एक को आपको अटेम्प्ट करना है, तो जिसका पॉइंट आपके पास ज्यादा था उसको अटेम्प्ट कर लो। सेक्शन 3 में आते हैं, फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको देख, दो में से एक करना है। डिस्कस वेरियस प्रोविजंस इन लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, शो दैट द एक्ट में रिड्यूस इनसिक्योरिटी अमंग लो इनकम पीपल। वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है ये अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दर्शाएं कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा। तो अभी देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए आंसर में कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, कब आया था। जैसे 2013 में आया था। इसका मेन मोटो क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था ताकि जो फूड है, न्यूट्रिशनल फूड, वो लोगों को पहुंचाया जा सके। लोगों को मतलब लोग इन द सेंस कि जो वैसे लोग जिन तक सही मात्रा में खाना या सही मात्रा में न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, उन सभी तक वो खाना को पहुंचाया जा सके। केवल खाना खाना ही सही नहीं होता है, बट न्यूट्रिशनल फूड खाना होता है तभी शरीर को वो लगता है। तो ये इसका मेन उसका ऑब्जेक्टिव था। ये भी था कि एडेक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। अभी कोई एक आदमी एक दिन में अगर 200 ग्राम चावल खा रहा है, आप उसको 100 ग्राम ही दे रहे हो, तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो एडेक्वेट क्वांटिटी में आपको उसको पहुंचाना है। प्लस क्या है कि देखिए अभी क्या है ना कि इसका मेन टारगेट ये भी था कि जो रूरल एरियाज है ना, रूरल एरियाज में करीब 75% लोगों को इसको कवर करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखमरी होती है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं रहता है। और जो अर्बन जो जगह होते हैं वहाँ पर करीब 50% लोगों तक इनको पहुँचाना है, पॉपुलेशन तक पहुँचाना है। तो ये सभी इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, ठीक है। अभी क्या है कि देखिए अभी ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक्चुअली इसमें क्या चेंजेस क्या आया था वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसमें क्या किया गया था कि 5 kg राशन जो होता है ना फूड ग्रेन्स, वो 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ ये दिया जाता था सब्सिडाइज्ड रेट पे, जिसमें अगर आप चावल ले रहे हो तो आपको 3 रुपये किलो, अगर आप गेहूं ले रहे हो तो 2 रुपये किलो, या कोई दूसरा कोर्स ग्रेन्स है वो आपको 1 रुपये किलो दिया जाता था। तो ये एक सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जा रहा है ताकि जिनके पास कम पैसा वो लोग भी लें और इसको खाएं। खाना अच्छा खाना भी जरूरी है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी दिया जा रहा है कि आप भूखे नहीं रहना है लोगों को। और देखिए इसके साथ ही साथ ना पैरेलली एक दूसरा योजना भी चलता है जिसका अंत्योदय अन्न योजना जिसको बोलते हैं AAY, तो वो भी चल रहा है, वो इसके साथ मर्ज नहीं हुआ है, वो अलग ही चल रहा है, जिसके तहत में आपको 35 kg आपको राशन दिया जाता था हर हाउस होल्ड में पर मंथ।
तो इन सभी पॉइंट्स को ना मेंशन कीजिए एग्जाम में, और जहां पर जैसे अब मैंने आपको बताया ना अंत्योदय अन्न योजना, इसको लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी इसमें दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं या जो औरतें होती हैं उनको न्यूट्रिशनल खाना जरूरी है। अभी कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको खाना पीना अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ जो वो शिशु हैं उन तक भी वो खाना अच्छा से पहुंचे। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी खाना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो खुद ही अच्छा से नहीं खा पाते तो अपने बच्चे को क्या दूध पिलाएगी, ठीक है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट के नाम पर भी इसमें 6,000 रुपया दिया जाता था। तो ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सिक्योरिटी देता है। तो अभी आपको यहाँ पे ये पूछ रहे हैं ना, शो दैट द एक्ट में रिड्यूस इनसिक्योरिटी, तो इन सभी पॉइंट्स को आप जब मेंशन करोगे तो आपको लगेगा कि भाई अगर ये सभी चीज़ें अगर पूरी हो रही हैं तो इनसिक्योरिटी वो खत्म हो रहा है। इनसिक्योर आदमी लोग फील नहीं करेगा कि सरकार सफिशिएंट खाना दे रही है, अच्छा खाना दे रही है, पैसा भी दे रही है और हमारा देखभाल भी कर रही है। साथ ही साथ क्या है कि कुछ एक ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया कि अगर कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है या गलत लोगों को दे दिया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है। तो सरकार हर कोशिश संभव करती है कि लोगों को अच्छा खाना मिले, उनका सेहत अच्छा रहे। और आप ये भी मेंशन कर सकते हो ना कि भाई देखिए एक्चुअली क्या है कि फूड को लेकर के स्पेशली कोई आर्टिकल नहीं है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स होते हैं ना, तो आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 क्या कहता है ना, राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो आप ये उसमें मेंशन कर सकते हो कि आर्टिकल 21 भी कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में जीना है, मतलब आपको खाना पीना अच्छा मिलता रहना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को आप मेंशन करोगे वहां पर ना, तो आपको मार्क्स बड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इंक्लूजन इज मेजर्ड, इंक्लूजन को कैसे मेजर किया जाता है। डू इंडियन डेटा शो इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस कि आप अगर इंक्लूजन सर्च करोगे तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ दिखेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ अभी समावेशी को कैसे मापा जाता है, तो अभी ये सभी मेजरमेंट करने के लिए अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होते हैं, जो इंक्लूसिव ग्रोथ जो होते हैं, ये मतलब आप ये मान के चलो कि आपको इन डेप्थ नॉलेज जो इसके लिए होना पड़ेगा, क्योंकि डू इंडियन डेटा, अभी ये इंडियन डेटा के बारे में बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक इंक्लूजन उसका एम्प्लॉयमेंट का और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट है कि नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास में सफिशिएंट पॉइंट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। समावेशी को कैसे मापा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमारे पास कम है तो मैं थोड़ा सा स्पीडली आगे बढ़ रहा हूँ। अब अभी देखिए ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 4, जिसमें भी 2 क्वेश्चन है। इन द लाइट ऑफ द पैरामीटर्स यूज्ड फॉर असेसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछ रहा है, तो अब सबसे पहले आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताना पड़ेगा कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया, ठीक है। तो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी क्या है कि देखिए जो बहुत सारे चेंजेस हुए थे 1990 में, मैंने आपको पहले बताया कि 1991 ईस्वी में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस समय पे ही आया था, फंडामेंटल चेंजेस उस समय हुए थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जिस समय में इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया था, लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी हुआ था। उसके बाद में क्या था कि भाई ये भी देखा गया था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ावा देना है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार चल रही थी 1991 ईस्वी में। तो बहुत सारे पॉलिसीज में भी चेंजेस किए गए थे। पॉलिसीज में चेंजेस क्यों किए गए थे, ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं था, वो साधन नहीं था, तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था, उसको अपग्रेड करना था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आया कि भाई ठीक है, अभी बहुत सारा काम है जो पहले इसी तरह से चला करता था, लेकिन अभी लाइसेंसिंग के आधार पर वो चलेगा। तो ये एक रिफॉर्म लेकर के आया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएं, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई। जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया, उसको रिमूव किया गया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एलपीजी का आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। तो अभी क्या था, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेनली मतलब क्या होता है कि डीरेगुलेट करना। अगर सरकार के पास में अगर कुछ कंट्रोल है तो उसको डीरेगुलेट करके लोगों के पास में उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। तो ये जब से आया तब से बहुत सारे चेंजेस देखने को गए। तो इसका बेसिक इसका नीड क्या था कि देखिए बहुत सारे क्या था ना कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको पहले बताया था ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा नहीं था, हमारे फेवर में नहीं था, इंडिया के फेवर में नहीं चल रहा था। फिर फिजिकल डेफिसिट जो होता है, जो डिफरेंस खड़ा हो जाता है एक्सपेंडिचर में और इनकम में,
बजट में, वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो अभी ये इसका पैरामीटर्स के बारे में पूछ रहा है। इन द लाइट ऑफ द पैरामीटर्स यूज्ड फॉर एक्सेसिंग इकोनॉमिक क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अभी इसका पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ये अपने को जानना है। तो इसका पैरामीटर्स के बारे में देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। इन सभी पॉइंट्स को ना मतलब अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। अभी पैरामीटर्स क्या हो सकता है, देखिए पैरामीटर्स ये हो सकता है कि जीडीपी की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर। भाई हम लोग को एक टारगेट लेकर चलना है कि जीडीपी अपना कम से कम इतना से ऊपर ही रहे। जीडीपी ऊपर रह रहा है मतलब हमारा देश का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। रोजगार संभावनाओं में वृद्धि, भाई रोजगार बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है अपने को। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनका नंबर को कम करना है, कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग अगर ज़्यादा है मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो ये सब एक्चुअली पैरामीटर्स है। तो ये सभी पैरामीटर्स के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखना है कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। प्लस आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जैसे समाज में निर्धन एवं कम समृद्ध लोग की दशा में सुधार लेकर के आना, भारत में धनी एवं निर्धन राज्यों के बीच क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, जो इनइक्वालिटीज होता है ना, इनकम इनइक्वालिटीज, उसको कम करने का बात कहा जा रहा है। तो अभी देखिए, अभी आप इन सभी पॉइंट्स को लिख करके इसमें अपना कुछ एनालिसिस दीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है। तो आपको पता चलेगा नहीं यार, इसमें कुछ एक पॉइंट तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखोगे कि जो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, कुछ जो स्टेट्स अमीर हैं वो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो स्टेट्स गरीब के गरीब रहते जा रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी जो स्टेट्स बाद में जब इसका फॉर्मेशन हुआ, ये अभी भी बिहार, ये सभी स्टेट्स का काउंटिंग आपको गरीबी स्टेट्स में ही आता है। और जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी सब आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज खत्म कहाँ हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं इनइक्वालिटीज। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है। अभी नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी में है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। एग्जामिन द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। भाई डिफेक्ट क्या है उसका, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आया था ना, वो इसी के लिए आया था ताकि किसान भाई बहन जो हमारे हैं उनको फायदा दिया जा सके, उनको नुकसान नहीं हो। तो इसी के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव देम। भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा कीजिए। इसके निदान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है। तो ये जाहिर सी बात है, ये एक मेथड होता है जहां पर गैदर किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको स्टोर, जो अनाज होते हैं ना, जो किसान के जो अनाज होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको कुछ प्रिपरेशन किया जाता है, या उसको शिपिंग, भाई जहां अभी किसी खेत में वो अनाज हो रहा है उसको वहां से लेकर मंडी तक में लेकर के आना है। तो ये सभी का सभी एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट होता है। फिर जो अनाज आ रहे हैं मंडी तक में, वो मंडी में उनको अच्छे से उनको रेट मिले, जो किसान हैं उनको पता चले कि भाई अभी इसका क्या प्राइसिंग हो रहा है। तो सेलिंग द प्रोडक्ट व्हेन डिमांड इज अवेलेबल, मतलब कि जिस टाइम पे उस चीज का डिमांड अवेलेबल है उस टाइम पे बेचने से ही उसको फायदा मिलेगा ना। अभी पता चला कि उसका डिमांड अवेलेबल नहीं है, वो किसान भाई मंडी में लेकर आ गए हैं बेचने के लिए, तो उसको सही से उनको मिलेगा ना, उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ताकि हमारे किसान भाई को नुकसान नहीं हो और मतलब हमारा देश प्रगतिशील के तरफ से आगे बढ़ते हुए एक प्रगति देश बन जाए, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट हमने देखा। अभी क्या क्या स्टेप्स हैं जो सरकार उठा रही है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको दूर किया जा सके। जैसे यहाँ पर क्या होता था ना कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था कि कोई एक प्रॉपर एक जो वेइंग मशीन्स होते हैं ना, वो सब नहीं हुआ करता था। आदमी लोग इसी तरह एक अनुमान लगा करके, हाँ भाई ये इतना होगा, इतना इतना आपको पैसा मिल जाएगा, आप इसको बेच दो, आप चले जाओ। अब जो किसान भाई बहन जो गरीब हैं वो बड़े दूर दराज से अपना किसी तरह अपना सामान लेकर के आते थे, मंडी में उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलता था, स्टोरेज नहीं है, उनको ज़्यादा पैसा लगेगा, पता चला जितना कमाएंगे नहीं स्टोरेज में उनको उतना पैसा लग जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को दूर किया गया, स्टोरेज का फैसिलिटी वहाँ पर दिया गया कि आप लाइए यहाँ पर रखिए। साथ ही साथ जो वेइंग मशीन्स होते थे, जो मैनिपुलेट किए जाते थे, उन सभी में सुधार लाया गया। फिर किसान के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था कि कब आपको अपना पैदावार को लेकर जाएंगे जो अपने को अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन, एक चैनल बनाया गया कि भाई सभी को एक ट्रांसपेरेंसी रहे। फिर बिचौलिए जो होते थे, जो बीच में एजेंट, जो दलाल जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा पैसा खा जाते थे, किसान को पता ही नहीं चलता था। तो इन सभी को हटाया गया। फिर सामान लेकर के आते थे मंडी में, उसको रखने के लिए जगह दिया गया। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाई जाती हैं
ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और अच्छा से अच्छा बनाया जा सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स आएंगे। तो अभी देखिए मेनली हम लोगों ने जो देखा कि भाई गवर्नमेंट के साइड से क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, रेगुलेट किया जा रहा है मार्केट को, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके। वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, ताकि वहां पे सामान को रखा जा सके, गोडाउन्स में सामान को रखा जा सके। हाँ, वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस पर काम किया जा रहा है। फिर जो फेयर प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ये एमएसपी भी दिया, जैसे पॉलिसीज आते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा पास्ट में एक ई नैम एक आया। ई नैम क्या होता है? एग्रीकल्चर नेशनल मार्केटिंग, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भाई यहाँ पर कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली सारा इन्फॉर्मेशन किसान को दिया जाएगा, उनको पता चल जाएगा कब सामान को लेकर के आना है मंडी में, कब उसको बेचना है, अब इसका रेट क्या चल रहा है। एमएसपी जो होता है, एमएसपी दी जाती है। और स्टोरेज, अगर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है उससे भी हेल्प लिया जाए स्टोरेज के लिए, तो वो भी दिया जाता है। पीडीएस सिस्टम सरकार लेकर के आई है, ठीक है। तो ये सभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार कर रही है अपने तरफ से प्रयास, ताकि किसान भाइयों को एक अच्छा मार्केट दिया जा सके अपना सामान को बेचने के लिए, ठीक है। ये हमने देखा सेक्शन 5, हमारा लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 4 में देखा, ये हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 5। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में किसी एक को करना है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। ये देखिए, तो ये झारखंड गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बता रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छा सा पॉइंट आपको पता है तभी आप इसको लिखिएगा, नहीं तो आपको जहां लग रहा है कि भाई पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो इसको लिखने में गलती मत कीजिएगा। एग्जामिन द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉजेज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन झारखंड। सजेस्ट मेजर्स फॉर अचीविंग अ हायर ग्रोथ रेट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका पॉइंट आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए यह क्या पूछ रहा है कि झारखंड में कृषि क्षेत्र के खराब कार्य प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो कृषि अगर खराब हो रहा है, कृषि क्षेत्र झारखंड में खराब हो रहा है, तो उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे पहला तो हमारा जो झारखंड है वो पूरा का पूरा मानसून पर डिपेंडेंट है। तो मानसून अगर सही से आ रहा है तभी वहां पर हम लोग सही से उसको कृषि कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए सरकार को यह ध्यान देना है कि भाई पर्याप्त इरिगेशन हो, जिसको सिंचाई बोलते हैं। तो कैनाल्स अगर बनाया जा सके, जो अगल बगल के जो नदियां हैं उसका पानी को डाइवर्ट करके इधर मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, जहां पर लोग उस पानी को यूज कर सकें। वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाया जाए। जो बहुत सारे किसान को तो ये सब जो टेक्निक्स होता है ना, जो स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं, जहां से पानी का फव्वारा जाता है, मतलब कम पानी में भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो सब स्कीम्स आते हैं, ये उसी का पार्ट है। तो ये सभी चीज़ों को उन तक पहुंचाया जा सके, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको फर्टिलाइजर्स, मेन्यूर्स उनको दिया जा सके, ऑर्गेनिक मेन्यूर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, सीड्स अच्छे क्वालिटीज के दिए जा सके उनको। उनके लिए ये होते हैं ना, जो टेली कॉलर्स होते हैं, उनको अच्छा से अच्छा एक उपाय दिया जा सके कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। तो ये सभी कारण जब तक सरकार अच्छे से करेंगी ना, तभी तक वो अच्छे से चल पाएगा, नहीं तो वो अच्छे से फिर हमारा एग्रीकल्चर झारखंड में हो नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर में आप अच्छे से आप लिख सकते हो। लेकिन अभी जस्ट जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, झारखंड सरकार के वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। तो अभी जब आपको ये औद्योगिक नीति का विवेचना करना है, तो सबसे पहले आपको झारखंड सरकार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि देखिए ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है ना, ये सबसे पहले झारखंड सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके थी 2001 में। तो जब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती है ना, इसका बहुत सारा ऐसा पॉइंट रहता है तो बड़ा कॉमन रहता है, वो बाद में भी वही सब चीज रहता है। जब 2001 में लेके आया था तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, पहला बार आया था, जिसमें एक एम लिया गया कि हम लोगों को 10% डेवलपमेंट रेट लेकर चलना है, इंडस्ट्रीज ग्रोथ को 10% कम से कम लेकर के चलना है। दूसरा क्या था कि जो फेवरेबल प्लेसेस फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो झारखंड को इस लायक बना देना है कि जो बाहर से जो लोग आके यहाँ पे निवेश करें, उनके लिए एक फेवरेबल जगह रहे, कि भाई उनको लगे कि नहीं ये जगह बहुत अच्छा। भी देखिए आप देखोगे झारखंड में खनिज इतना है जितना दूसरे स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। हर एक चीज, चाहे वो माइका हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो एल्युमिनियम ओर हो, बहुत मिलेगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी यहाँ पर जादूगोड़ा में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा खनिज है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है। फिर एक बैलेंस लेकर के चलना है कि हर रीजन डेवलप करे। ऐसा नहीं कि भाई जमशेदपुर टाटा स्टील के अगल बगल में जो कांड्रा, आदित्यपुर, ये सब चीज डेवलप हो गया है, बाकी इधर पर आप देवघर और इस तरफ को आप छोड़ दीजिए, वो सब कुछ चतरा सब कुछ डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट होना है रीजनल वाइज।
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और साथ ही साथ देखिए जो स्मॉल और टाइनी कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं उनको बढ़ावा देना है। तो ये सभी आपके पॉइंट्स आपके फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में आया था, उसी में था। तो जब भी कभी दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अपडेट होता है तो ये सभी पॉइंट्स उसमें रहने ही रहने हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉलिसी आया झारखंड सरकार का, वो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में आया। वो उसमें भी क्या कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए, ताकि देखिए उसमें ये पॉइंट्स ऐड किए गए कि जो लार्ज और जो इंडस्ट्रीज होते थे, लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनके बीच में कोई लिंकअप नहीं होता था। तो उनको अगर लिंक कर देंगे तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो अपना सामान बना रही है वो लार्ज इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर सकती थी, तो दोनों के लिए फायदा होता था। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया उसमें। फिर जो रिसोर्सेस है, जैसे मैंने आपको बताया खनिज जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। फिर पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज बनाया जा सके ताकि पॉल्यूशन को बढ़ने से रोका जा सके। फिर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया जो 25 किलोमीटर लंबा बनाया गया, कोडरमा से लेकर के बहरागोड़ा तक था, और इधर पतरातू रांची से लेकर के रामगढ़ तक था नेशनल हाईवे, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ। तो इस तरफ से बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो ये सभी पॉइंट्स को आप दिमाग में फिट कर लीजिए, याद रख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे। तो अभी का जो रिसेंट वाला जो पॉलिसी चल रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो है इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, ये झारखंड सरकार का है। इसमें क्या हो गया, ये देखिए इसमें थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली के बारे में सोचा गया कि भाई अपने को इंडस्ट्रीज जो बनाना है वो एनवायरनमेंट के साथ में वो फ्रेंड, मतलब जरूरत से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है, जरूरत से ज़्यादा अपने को मतलब उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है एनवायरनमेंट का, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जो इंडस्ट्रीज बनाया जाए वो अक्रॉस द स्टेट हो, ताकि सभी पॉइंट सभी रीजन में एक रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। फिर एम्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एम किया गया। फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट, गुड लॉ, ताकि बिजनेस ग्रो करेगा तब जब उसको अच्छा क्लाइमेट मिलेगा। अच्छा क्लाइमेट इन द सेंस कि जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको फायदा होगा। ये सभी चीज़ों पर गौर किया गया। लॉज अच्छे से बनाए गए जो कानून होते हैं, ताकि लोगों को कहीं नुकसान नहीं हो और हमारे पर्यावरण को भी उससे नुकसान नहीं हो। फिर झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी आया 2015 में, और प्रोमोटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी आया, जिसको हम लोग सेस बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो इन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे और बारीकी से एग्जाम में लिख सकते हो। फिर मैं आप रिपीट कर रहा हूं आपसे, आप लोगों से, अगर आपके पास में अच्छा पॉइंट है तभी उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो ये हम लोगों ने अभी हमारा जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऊपर में हम लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। आपको किसी भी पॉइंट में अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका क्लैरिफिकेशन आपको देने के लिए। पढ़ते रहिए, जेपीएससी कभी भी अपना रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल सकता है। जो लास्ट टाइम आया था उसको रद्द कर दिया गया था, फिर से आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।